Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Epic's LMS online classes. It's lecture number 12 and in the previous 11 lectures we have discussed lesson number 1, 2, 20 pairs, 2 letters and 2 applications. Today we are going to discuss lesson number 3 here and the title is Dark They Were and Golden Eye by Ray Bradbury. Something about the writer. Ray Bradbury was an American author or screenwriter. His favorite genres were science fiction, fantasy, horror, magic, and mystery fiction. The word genre I've discussed in my first lecture, which means a type of literature or any kind of literature. And this lesson is also a science fiction. His famous works are The Martian, Chronicles, Fahrenheit 451, and he received the prize Pulitzer in 2007, National Medal of Arts in 2004. और साइंस फिक्शन का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ पेशन गोइयाँ करते हैं कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो सकता है। इस लेसन से हम ये सबक सीखेंगे कि ज़मीन इस कायनात में सबसे बेहतरीन जगह है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अगर हम यहाँ से किसी भी सियारे पर किसी भी जगह पर मूव करते हैं तो हमें और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आज के नासा कंपनी या बहुत सारे और जो कंट्रीज़ हैं वो इस कोशिश में है कि मरीख पर जो है वो लोगों को आबाद किया जाए, और इसी कड़ी में ये लेसन बनाया गया है जिसमें तकरीबन 1000 लोगों को ज़मीन से मरीख पर रहने के लिए भेजा जाता है। और पीछे कुछ जंग के ख़तरात होते हैं, और क्योंकि एटॉमिक वॉर किसी भी वक्त हो सकती है, बहुत सारे ममालिक के पास एटम बम है, तो उसी से बचने के लिए और वहाँ पर आबाद करने के लिए लोगों को तकरीबन 1000 लोगों को यहाँ से माइग्रेट करके मरीख पर भेजा जाता है। इस पिक्चर्स में आपको सबसे पहले वाली ये जो पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं कि अभी अभी इस रॉकेट पर तकरीबन 1000 लोग मरीख पर लैंड करते हैं, और ये कहानी एक फैमिली की कहानी है जिसमें सारा सिनेरियो बयान किया गया है, और इस फैमिली को कहेंगे बिटरिंग फैमिली। बिटरिंग फैमिली का सरबराह जो है हैरी बिटरिंग, और उसकी जो साथ वाइफ है कोरा, एक बेटी है लॉरा, डैन और डेविड। ये फैमिली एक छोटी सी फैमिली है जो वहाँ पर लैंड करती है, और जैसे ये लैंड करते हैं तो हेनरी को वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आबो हवा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो समझ जाता है कि इस आबो हवा में कुछ मुख्तलिफ है जो हमें तब्दील कर देगा, जो ज़मीन जैसा नहीं है। ये खौफज़दा हो जाता है, लेकिन एक अचानक से खबर सुनाई देती है कि न्यूयॉर्क यानी ज़मीन पर, अर्थ पर, अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क पर एटम बम गिरा दिया गया है। एटॉमिक वॉर लग गई है और सारे जो स्पेस शटल्स हैं, स्पेस रॉकेट्स हैं, वो तबाह कर दिए गए हैं, और अब वो वहाँ पर फंस गए हैं। अब जो दूसरा स्टेप होता है, ये दूसरी जो पिक्चर आपको नज़र आती है, वो सबसे पहले अपना एक वाइट कॉटेज, एक छोटा सा एक सफ़ेद झोंपड़ा तैयार करते हैं रहने के लिए, और उसमें ब्रेकफास्ट लेते हैं और मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। बच्चे सवाल करते हैं अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंस गए हैं। वो कहते हैं हम अपना काम करेंगे जब तक वो रॉकेट वापस नहीं आ जाते हमें लेने के लिए। यहाँ पर हैरी कुछ ही दिनों में ये समझ जाता है कि ये जगह हमें तब्दील कर देगी और हमें ख़त्म कर देगी, इसलिए वो लोगों की मदद चाहता है और वो काम करना शुरू कर देता है अपने लिए। लोगों से गुजारिश करता है कि जल्दी से एक रॉकेट बनाएं और हम ज़मीन पर वापस चलें, क्योंकि ये जगह इनके रहने की नहीं है। इसी दौरान, काम के दौरान, कोई भी उसका साथ नहीं देता। वो अकेला एक वर्कशॉप में काम करता है और रॉकेट तमीर करना शुरू कर देता है, और लोग इस पर हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। इसी दौरान इसकी जो वाइफ है वो खाना लेकर आती है, और वो इसे खाने से इनकार कर देता है और कहता है मैं वही खाना खाऊंगा जो ज़मीन से आया हुआ है, और बहुत परेशान होता है इस हवाले से। वक्त गुजरता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी याददाश्त भी ख़त्म हो जाती है, माजी इनका ख़त्म हो जाता है, और वो बिल्कुल डार्क
और गोल्डन आइड कुछ ही अरसे में, तकरीबन 5 साल में वो तब्दील हो जाते हैं। 5 साल बाद ज़मीन से एक रॉकेट आता है उन्हें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। कुछ आर्मी ऑफिसर्स साथ होते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर ज़मीनी लोग कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो चेंज हो चुके हैं और इनकी याददाश्त भी चली गई है कि वो कौन लोग हैं। जब इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ अर्थ पीपल आए जो ज़मीनी लोग हैं, वो कहाँ हैं, तो ये कहते हैं वी डोंट नो, हमें कोई पता नहीं है। तो ये कहानी है और ये एक मिस्ट्री है। जी तो स्टूडेंट, ये थी इस लेसन की समरी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब बाकी की बातें ट्रांसलेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं हर लेसन में कोई ना कोई एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करता हूँ। पहले लेसन में जैसे मैंने पंक्चुएशन डिस्कस की, एम डैश, एन डैश, हाइफन और अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद अगले लेसन में मैंने ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया वो कॉमा पर और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर दिया। अब ये थर्ड लेसन है, इसमें जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है वर्ब और सब्जेक्टिव वर्ब और इसकी टाइप्स। इसको समझे बगैर बिना आप आगे नहीं चल सकते, इस लेसन को नहीं समझ सकते। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ मेन part of every sentence. Without verb you cannot make a sentence most probably. इसको सादा अल्फाज में कहेंगे, verb is an action linking or an auxiliary verb. एक्शन जिसमें एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ये मेजर इसकी 3 इसकी जो टाइप्स हैं। आगे इसकी फर्दर बहुत सारी सब टाइप्स हैं, जैसे कि एक्शन वर्ड में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आ जाता है, एक्शन कौन पास कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लिंकिंग वर्ब में स्ट्रेट वर्ब या लिंक कर रहा होता है, वो हम आगे इसे डिस्कस करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो मददगार होते हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स भी आ जाते हैं, टू बी फॉर्म्स भी आ जाती हैं, टू हैव फॉर्म्स और इस तरह के। अब इसके कुछ बेसिक, अभी हम टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके मूड को डिस्कस करेंगे। इसका मूड कितना है, ये मूड वर्ड क्या है, जैसे मोड भी बोलते हैं। जैसे आपका मूड मुख्तलिफ अल्फाज में कह लें, आपका मूड कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, आप किस मूड में बात कर रहे हैं ये आपको पता होता है। इस तरह वर्ब के भी कुछ मूड्स हैं, यानी वो किस मोड में चलता है, किस तरह वो आगे बढ़ता है। इसके बेसिकली 3 मोड्स हैं। इनको अच्छे से समझेंगे तो इस लेसन में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। अभी मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मूड को डिस्कस कर रहा हूँ कि किस हालत में है, किस फीलिंग्स में है और किस हालत में ये मौजूद है वर्ब। देखिए इसकी डेफिनेशन से, मूड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द मोड और मैनर ऑफ मैनर, मोड और मैनर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन विच अ थॉट और फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड। ऐसा आपका वर्ब का रवैया है जिसमें वो कोई सोच या कोई एहसास को जो कन्वे करता है, वो है आपका मोड। तो इसके कुछ काइंड्स हैं। सबसे पहली काइंड है इसकी इंडिकेटिव। इसमें इसकी कुछ टाइप्स हैं। इंडिकेटिव में असर्टिव, डेनियल और क्वेश्चन होता है, यानी कोई सादा स्टेटमेंट बनाएंगे या आप किसी चीज़ का इनकार करते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, ये इंडिकेटिव मोड्स हैं। जैसे कि पहली असर्शन देखें, अली गोज़ टू स्कूल, एक सादी सी स्टेटमेंट है। इसी तरह डिनाई करना है आपने, अली डजंट गो टू स्कूल, वो नहीं जाता। या कुछ सवाल हो सकता है, हैव यू डन योर होमवर्क, अपना काम ख़त्म कर चुके हो कि नहीं। ये इंडिकेटिव मोड की जो है वो टाइप्स है। दूसरा मोड है इम्पेरेटिव। ज़ाहिर है वर्ब कोई ऑर्डर की सूरत में भी हो सकती है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कर्स और प्रेयर एटसेट्रा, बहुत सारे मोड्स में हो सकता है और इसे इम्पेरेटिव कहा जाता है। जैसे कि सिट डाउन, गेट अप अर्ली, मे यू लिव लॉन्ग, हेल्प मी एटसेट्रा। ये इम्पेरेटिव मोड है जिसमें आप हुक्म या ये तो करते हैं। सबसे अहम और जिसके लिए मुझे मोड्स डिस्कस करना पड़ रहे हैं वो है सब्जंक्टिव मोड, सब्जंक्टिव वर्ब। इस पर मैंने डिटेल ग्रामर में लेक्चर बनाया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश विद HMS। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफली शॉर्ट डिस्कस करूँगा, आगे लेसन भी हमने डिस्कस करना है। तो सब्जंक्टिव मोड कौन सा होता है? इट एक्सप्रेसेस डाउट, सपोजिशन और समथिंग कंट्रेरी टू फैक्ट और रियलिटी। ये ऐसा वर्ब एक्सप्रेशन है जिसमें हम हमेशा शक के बारे में बात करेंगे या फ़र्ज़ करेंगे, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बियॉन्ड रियलिटी बात होगी। अब सब्जंक्टिव मोड 2 तरह में हो सकता है, एक प्रेजेंट में हो सकता है और एक पास्ट में हो सकता है।
जी, तो प्रेजेंट जो सब्जेक्टिव मोड है वो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है आजकल की ग्रामर में, लेकिन यूज़ हो रहा है, जैसे गॉड ब्लेस यू, ये बहुत कम है। इस लेसन में हम इस पे बात नहीं करेंगे। खासकर ये जो पोर्शन है पास्ट सब्जेक्टिव वर्ब, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इस लेसन में, तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ मैंने सिर्फ इसके लिए, पास्ट सब्जेक्टिव मोड के लिए ये सब कुछ लिखा है, ताकि आपको बैकग्राउंड पता हो कि मूड होता क्या है और वो किस तरह यूज़ होता है। जी, तो पास्ट मोड हम कुछ वर्ड्स से बनाते हैं, जिसमें इसके बाद हमेशा पास्ट मोड में इसके बाद इफ़ आएगा, आफ्टर इफ़ के बाद पास्ट मोड यूज़ करेंगे, और एज इफ, एज, वुड दैट, वुड रादर, एट्सेट्रा। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो अक्सर यूज ऑफ वर्ब में आ चुके हैं, और इसे अच्छे से समझें, यूज ऑफ वर्ब में भी आता है ये। जी, तो इसकी पहली मिसाल, इफ़ आई वर यू, आई वुड या कुड यूज़ कर सकते हैं आप। नॉट डू दिस, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता या आप होते तो मैं ये काम ना करता। इफ़ आई वर, अब देखिए वैसे तो आई के साथ वॉज लगाते हैं हम नॉर्मली, लेकिन सब्जेक्टिव वर्ब में जब बात हकीकत से हटकी हो रही है, प्रोबेबिलिटी है, सपोजिशन है, तो हम वर्ब भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो इस तरह याद रख लें, वर्ड ना होगा तो हैड बीन होगा थर्ड फॉर्म, जब एक्शन होगा तो हैड बीन यूज़ करते हैं, अगर एक्शन ना हुआ तो फिर स्ट्रेटिव वर्ब या सिंपल लिंकिंग वर्ब के तौर पर हम वाई यूज़ करेंगे। दूसरी मिसाल देखें, लॉरा क्राइड, लॉरा मैंने जैसे बताया कि करेक्टर है, एज इफ, गोया के शी वर मैड, शी के साथ भी वॉज आता है इस एज इफ की वजह से। आई विश, विश दरीना ख्वाहिश है, ये भी हकीकत से हट के बात करने लगी। आई वर अ पोलिटिकल लीडर, इसी तरह वुड दैट आई वर रिच, या वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए मुझे वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल काम, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन नंबर 5, आई वुड रादर यू वेंट बाय एयर, मैं आपके लिए चाहूँगा कि आप हवाई सफ़र करें, हवाई सफ़र के ज़रिए जाएं। बेटा वुड रादर का केस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेसन में, फर्स्ट लेसन में, कि वुड रादर दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक प्रेजेंट में जिसे प्रीफर यानी आप तरजीह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई वुड रादर टेक टी, और यू हैड बेटर लीव, ये भी मैंने डिस्कस किया। बेयर इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होता है, हाउ डेयर यू से, ये बेयर इन्फिनेटिव में मैंने लास्ट डिस्कस किया हुआ है। तो ये दूसरा केस है वुड रादर का, जिसके बाद आप सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर आप पास्ट में जाते हैं, थर्ड फॉर्म में जाते हैं। तो ये है सब्जेक्टिव वर्ब, ये इस लेसन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और अच्छे से उसे। जी, तो स्टूडेंट्स आए हम ट्रांसलेशन को अब डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 3, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। मैंने लेसन नंबर 2 में आपको टाइटल लिखना सिखाया था कि टाइटल को कैसे लिखा जाता है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। बेटा हमेशा हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, खासकर इन तीनों को हम कैपिटल में लिखते हैं, और बाकी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उसमें प्रपोजिशन आ जाता है, कंजंक्शन आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं। जैसे कि ये देखें, डार्क दे वर, ये प्रोनाउन भी कैपिटल में, डार्क दे वर ये स्मॉल में है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब के वर्ब। इस तरह एंड कंजंक्शन, गोल्डन एडजेक्टिव है आइड का, और ये देखिए हम कैपिटल में लिखते हैं। इस तरह हम टाइटल लिख सकते हैं, वो स्याह रंगत के और सुनहरी आंखों वाले थे। जी, द रॉकेट मेटल, ये पहले लेसन में जैसे मैंने द पैकेज बताया था, ये डिटर्मिनर है, डेफिनेट आर्टिकल है, ये कब यूज़ करते हैं, चीज़ों को स्पेसिफिक करने के लिए। द रॉकेट मेटल कूल, कूल वैसे एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर वर्ब के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। रॉकेट की धात सर्द पड़ गई, ठंडी पड़ गई। इन द मेडो वेट्स, मरीख की सब्जाजारों की हवाओं में, मरीख के सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की दात ठंडी पड़ गई। इट्स लेट, अब ये इट्स और ये इट्स इसमें फ़र्क है, ये इट इज़ है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, और ये इट्स पोजेशन के लिए, यानी रॉकेट की बात कर रहे हैं। इट्स लेट, लेट मीन कवर, उसका ढकना गेव अ बल्गिंग पॉप, बल्गिंग के लिए लिखेंगे एक सिनोनिम इंक्रीजिंग और प्रोट्रूडिंग, यानी बहुत तेजदार, और पॉप के लिए बैंग और बस्ट। उसने एक बहुत तेजदार
खटक की आवाज़ दी, यानी उसने एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ दी, यानी दरवाज़ा खुला उस रॉकेट का तो बहुत तेज़ आवाज़ आई। फ्रॉम इट्स इन क्लॉक इंटीरियर, उसके घड़ियों वाले अंदरूनी हिस्से से, यानी उसका कंट्रोल रूम जो आगे होता है, स्टेप्ड नमदार हुए, यानी बाहर आए, अ मैन एक आदमी, अ वुमेन एक खातून, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। उसके अंदरूनी घड़ियों वाले अंदरूनी हिस्से से, यानी कंट्रोल रूम से, एक आदमी, एक खातून और 3 बच्चे नमदार हुए। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर, द अदर देखिए दूसरे ये स्पेसिफिक किया जा रहा है, वो वे गुम हो गए, चले गए, अक्रॉस द मार्शन मेडो, मरीखी सब्जाजारों के दूर, मरीखी सब्जाजारों के पार, बगोले की तरह हवा हो गए। और दूसरे मुसाफिर मरीख की सब्जाजारों के पार बगोले की तरह हवा हो गए, यानी चले गए। लिविंग, छोड़ते हुए, द मैन, उस आदमी को, अलोन अमंग हिज फैमिली, अपने ख़ानदान यानी अपने कुंबे के साथ अकेले छोड़ते हुए। ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे पहले भी ट्रांसलेट किया जा सकता है बाद में, जैसे कि उस आदमी को अपने कुंबे के साथ यानी अपने ख़ानदान के साथ अकेले छोड़ते हुए बाकी मुसाफिर मरीख के सब्जाजारों के पार बगोले की तरह हवा हो गए, यानी गुम हो गए। द मैन, अब मैन के साथ आर्टिकल क्योंकि वो हैरी की बात कर रहा है, वो फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, उस आदमी ने अपने बालों को लहराते हुए महसूस किया। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, टिश्यूज मीन मसल्स, और अपने जिस्म के रग और रेशे ड्रॉ टाइट, सख्त होते हुए, अकड़ते हुए महसूस किए। एज इफ, गोया के, आया के, ये देखें, ही वोर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम। अब देखिए ये है सब्जेक्टिव वर्ब, जैसे मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। एज इफ के बाद वर्ड यूज करना है, यानी गोया के हकीकत से हटके बात की जा रही है, बियॉन्ड रियलिटी, पास्ट में। अब इसकी ट्रांसलेशन सुने। उस आदमी ने अपने बालों को लहराते हुए महसूस किया और अपने जिस्म के रग और रेशों को सख्त होते हुए, जैसे कि या गोया के वो एक खला के वस्त में खड़ा हो। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बिफोर हिम, उसके सामने से, सीम्ड, ये आपका लिंकिंग वर्ब इसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं हम। और जैसे आई नो यू, ही लुक्स गुड, सीम, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेट और लिंकिंग वर्ब। ऑलमोस्ट टू वेल अवे इन स्मोक, उसकी बीवी उसके सामने से धुएं में गुम होती हुई नजर आई। द चिल्ड्रन, वो बच्चे, स्मॉल सीड्स, छोटे बीजों की तरह, या बीज, माइट में, माइट जब बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो तो तब माइट यूज़ करते हैं, में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम होता है। एट एनी इंस्टेंट बी सॉन टू ऑल द मार्शियन क्लाइम्स, और उसके बच्चे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे मरीखी आबो हवा में बिखरते हुए, या किसी भी तरह मरीखी आबो हवा में बिखर सकते थे। उसके बच्चे छोटे बीजों की तरह मरीख की आबो हवा में किसी भी वक्त बिखर सकते थे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने उसकी तरफ ऊपर देखा। एज, ये भी सब्जेक्टिव है, एज यूज किया, सिमिली के तौर पर भी यूज करेंगे। एज पीपल लुक टू द सन, जैसे कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, ये बताने के लिए कि उनकी जिंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है। हिज फेस वॉज कोल्ड, उसका चेहरा सर्द पड़ गया, यानी उसके एक्सप्रेशंस खत्म हो गए, परेशान हो गए। व्हाट्स रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ गलत है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो वापस रॉकेट में चलते हैं। गो बैक टू द अर्थ, चलो ज़मीन पर वापस चलते हैं। क्या ज़मीन पर वापस जाने के लिए, यानी वो सवाल कर रहा है, क्या ज़मीन पर वापस जाने के लिए सवार हो? अब दी अर्थ, बेटा अगर तो जैसे हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, मैंने डिस्कस भी किया था, अगर तो ये स्मॉल में हो और सिर्फ अर्थ लिखा हो, आर्टिकल ना हो, तो इसका मतलब है ग्राउंड, ज़मीन। और अब ये दूसरे प्लेनेट पे है तो दी अर्थ एज ए होल प्लेनेट की बात हो रही है, दी अर्थ। यस, लिसन, हाँ, गौर से सुनो। द विंड ब्लू एज इफ, अगेन सब्जेक्टिव वर्ब, हवा चली गोया के, टू फ्लेक अवे, उड़ा ले जाएगी, देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्त। हवा ऐसे चल रही गोया कि उनकी शनाख्त को उड़ा ले जाएगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे, द मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम,
किसी भी लम्हे मरीखी आबो हवा उसके अंदर से उसकी रूह निकाल सकती थी। एज मैरो, मैरो मीन एसेंस, गोदा, और जैसे कि गोदा निकलता है, कम्स फ्रॉम द वाइट बोन, सफ़ेद हड्डी से। ये मेटाफोरिकल बात हो रही है यहाँ। ये आपको सिमिली और मेटाफर समझना बहुत ज़रूरी है। ये सारा लेसन तकरीबन इन दो चीज़ों के गिर्द ही घूमता है, सब्जेक्टिव वर्ब और सिमिली मेटाफर। सिमिली आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मसलन मैं कहूँ कि अगर माँ कहती है मेरा बेटा चांद जैसा है, तो फिर आप सिमिली एज और लाइक के साथ यूज़ करते हैं। और मेटाफर डायरेक्ट वो चीज़ ही बना दी जाती है, जैसे कहते हैं कि माँ बड़े प्यार में हो तो कहती है मेरा बेटा तो चांद है, तो डायरेक्ट वो मेटाफर बन जाता है। तो यहाँ पर वो सिमिली यूज़ करा, एज। ही फेल्ट सो मच, उसने डूबता हुआ महसूस किया, इन द केमिकल, उस कीमियाई मादे में, दैट कुड डिसॉल्व, डिसॉल्व मीन एंड और डिस्ट्रॉय, हिज इंटेलेक्ट, उसकी जहानत को जो गर्क कर सकता था, ख़त्म कर सकता था, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला सकता था। They looked at the Martian hills, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की जानब देखा, that time had worn with the crushing pressure of years, जो कई सालों के दबाव की वजह से तबाह हाल थे। They saw the old cities, उन्होंने पुराने शहरों को देखा, lost in their meadows, अपनी चरागाहों में गुम, lying like, अब again like simile यूज करने लगा। चिल्ड्रंस, ये आपकी पोजेशन यूज, बच्चों की। डेलिकेट मीन सॉफ्ट, नर्म और नाजुक। बोन्स, हड्डियाँ। अमंग, ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, जो कि घास की जो झीलें हैं उसमें बहते हुए नजर आते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अब मैं इसलिए जल्दी पढ़ूंगा। चिनाब, चिनाब मीन बी कर्जियस, हौसला करो हैरी, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। We've come over 60 million miles, हम तकरीबन 6 करोड़ जो है वो 60 लाख आप कह लें, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 66 करोड़ मिलियन जो दूर है वो फासले, यानी हमने फासला तय कर लिया है जो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा फासला है। The children with their yellow hair hollered, बच्चे अपने सुनहरे बालों के साथ चिल्लाए। hollered इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, अंडरलाइन करें, अपने सुनहरी बालों के साथ चिल्लाए, cried and yelled at the deep dome of the Martian sky, उस मरीखी आसमान के गहरे गुंबद के नीचे बच्चे अपने सुनहरे बालों के साथ चिल्लाए। There was no answer but a racing haze, वहाँ पर हवा की सनसनाहट के अलावा कोई जवाब नहीं था। Through the stiff grass, उस अकड़ी हुई घास के दरम्यान से, उस अकड़ी हुई घास में हवा के चलने और सनसनाहट के अलावा कोई जवाब नहीं था। He picked up the luggage in his cold hands, उसने अपने सर्द हाथों में उस अपने सामान को उठाया। Here we go, हम चलते हैं, he said, उसने कहा। ये आपकी M dash। A man standing on the edge, वो आदमी किनारे पर खड़ा है, सी, एक समंदर के, ready to wade, wade मीन पानी में चलना, पानी में चलने के लिए, in and be drowned, उसमें और उसमें डूबने के लिए। They walked into town, वो कस्बे में चले गए। Their names were Bittring, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ चुका है कि राइट द नेम ऑफ बिटरिंग फैमिली। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे। हैरी, ये था जी आपका जो प्रोटैगनिस्ट हीरो इस स्टोरी का, हैरी, एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज, ये एमसीक्यूज आ चुका है। स्मॉल कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा हट यानी कॉटेज, एक झोंपड़ा तैयार किया, एंड कुटिया तैयार की, एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ पर एक अच्छा सा नाश्ता किया। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ कभी भी नहीं गया। इट ले, अब ले वर्ब मैं पहले लेसन में डिस्कस कर चुका हूँ, ये सेकंड फॉर्म है। इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग, वो मिस्टर और मिस्टर बिटरिंग के साथ रहा। बिटरिंग, अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अनबिडन मीन अनवांटेड और अनवेलकम, बिन बुलाए मेहमान या साथी की तरह वो उनके साथ रहा। यानी खौफ जिसे उन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन वो उसके साथ रहता है, और खौफ को बुलाता थोड़ी है। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह जागते हुए। अब ये ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम पैराग्राफ है, गौर से सुनिएगा। आई फील लाइक, ये फिर जो है सिमिली और ये यूज कर रहा है। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल,
मैंने एक नमक की कलम की तरह महसूस किया। He said, उसने कहा, in a mountain stream, पहाड़ी नदी में, being washed away, घुलता हुआ, घुल जाता हुआ या मिलता हुआ महसूस किया। We don't belong here, हम यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते, यानी हम यहाँ की नहीं हैं। We are, यानी we are, we're earth people, हम ज़मीनी आदमी हैं, ज़मीनी लोग हैं। This is Mars, ये मरीख है। It was meant for the Martians, ये मरीखियों के लिए है। For heaven से, खुदा के लिए कौरा। Let's buy tickets for home, चलो घर के लिए टिकट्स खरीदते हैं। But she only shook her head, लेकिन उसने महज अपना सर हिला दिया। One day the atom bomb will fix the earth, एक दिन एटम बम जमीन पर गिरा दिया जाएगा। Then we will be safe here, और फिर हम यहाँ पर महफूज होंगे। और ये शोक जो है, ये भी हम पहले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ ना डिस्कस करूँ जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आपको पहले लेक्चर्स लेना बहुत ज़रूरी है। और पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप वर्बल यानी अल्फाज नहीं कहते लेकिन कम्युनिकेट करते हैं अपने हाथों से। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद न्यू एंथुसियाज्म, नई जो है वो आइडियोलॉजी और ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।